फोर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संविधान की सीरीज के अंतर्गत हमने फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार पढ़े थे। तो मौलिक अधिकार में मैंने आर्टिकल 32 की आपको 5 रटें बता दी थी। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार पक्षा। आज हमें 32 से आगे यानी 33 आर्टिकल से आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं आर्टिकल 33 क्या कहता है? सैन्य बलों एवं अर्धसैन्य बलों में कार्यरत लोगों के मौलिक अधिकार प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल है आपका 33। आर्टिकल 33 क्या कहता है? सैन्य बलों एवं अर्धसैन्य बलों में कार्यरत लोगों के मौलिक अधिकार प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। मतलब यदि कोई व्यक्ति सैन्य बल या अर्धसैन्य बल, जैसे सैन्य बल जैसे आर्मी हो गया, अर्धसैन्य बल बीएसएफ, आईटीबीपी, ठीक है, ये अर्धसैन्य बल कहलाते हैं। इनमें जो काम करते हैं लोग, इनमें जो काम करने वाले लोग हैं, इनके जो मौलिक अधिकार हैं ये क्या किए जा सकते हैं? प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। याद रखिए कैसे? जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति आर्मी में है, बीएसएफ में है। अब वो व्यक्ति बीएसएफ में है, वो व्यक्ति कहता है कि भाई आप ड्यूटी करने गए और आप कह रहे हैं कि भाई मान लो आपने सुबह आर्मी का रूल्स होता है कि मान लो 4 बजे आपको उठना है। अब 4 बजे उठ करके आपको परेड करनी है, कोई व्यक्ति नहीं उठा और वो 6 बजे उठ रहा है, तो मान लो कि 6 बजे जो उठा तो उसको क्या है, कोई दंड दे दिया गया कि आपको यहाँ से पट्टू टांग के जाना है, 4 किलोमीटर की यात्रा करनी है। आर्मी में तो ये रूल्स होते हैं डिसिप्लिन बनाने के लिए। तो मान लो अब वो व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मुझे सोने का अधिकार है, मुझे सोने नहीं दिया गया, या मुझे खाना आज नहीं दिया गया। यदि आप आर्मी के रूल्स का पालन नहीं करेंगे और आप सैन्य बल में हैं तो आपके मौलिक अधिकार क्या किए जा सकते हैं? प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। यदि आप आर्मी में हैं और सैन्य बल में काम करते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि हमें घूमने फिरने का अधिकार है, ठीक है, या हमें सोने का अधिकार है। ठीक है, जो डिसिप्लिन आर्मी के लिए ज़रूरी होगा वो डिसिप्लिन आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। आप शिकायत नहीं कर पाएंगे कि हमारे मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर दिया आपने। ठीक है, तो सैन्य बलों और अर्धसैन्य बलों में कार्यरत लोगों के मौलिक अधिकार प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। ये है आर्टिकल 33। ठीक है, इसी तरह आर्टिकल 34 क्या कह रहा है? आर्टिकल 34 कहता है कि यदि किसी क्षेत्र में, ठीक है, आर्टिकल 34 क्या कह रहा है? ठीक है, कि यदि किसी क्षेत्र में सैन्य अधिनियम लागू है, यदि किसी क्षेत्र में सैन्य अधिनियम लागू है तो वहां के लोगों के मौलिक अधिकार प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। यदि किसी क्षेत्र में सैन्य अधिनियम लागू है तो वहां के मौलिक अधिकार प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। देखें, अब मान लो जैसे कोई एक क्षेत्र है, वहां पर कोई सैन्य अधिनियम, जैसे कर्फ्यू लग गया, बनारस में आए दिन कर्फ्यू लगा रहता है, तो मान लो कर्फ्यू लग गया। अब कर्फ्यू में आप कहते हैं कि हमें घूमने फिरने का अधिकार है, जहां पर जैसे कर्फ्यू लगता है तो 2 से 3 लोग से ज्यादा एकत्र नहीं हो सकते हैं, और आप उसी बीच कहें कि हमें घूमना है, घूमने का अधिकार है हमें, ठीक है, कहीं भी जाने का अधिकार है, ठीक है, तो ये आप अधिकार मंगाएंगे तो ये मौलिक अधिकार आपको नहीं प्रदान किए जाएंगे। तो यही लिखा हुआ है। जैसे सैन्य अधिनियम 1920 में लगा था, तो यदि किसी क्षेत्र में सैन्य अधिनियम लागू है तो वहां के मौलिक अधिकार कुछ समय तक क्या हो जाते हैं? प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। ठीक है, कर्फ्यू लगा है तो आप अपने मौलिक अधिकारों की मांग नहीं करेंगे कि आप कहें कि मुझे अभी मौलिक अधिकार चाहिए, हमें ये करना है। ठीक है, इसी तरह 35 में आपका क्या है? निरसन है, मतलब 35 की बहुत सारी बातों को हटा दिया गया है। ठीक है, 34 के बाद 35 की बातों को हटा दिया गया है। अब आते हैं हम भाग 4 में। ठीक है, अब हम कहाँ पर पहुँचते हैं? अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है भाग 4, और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जिनको हम DPSP कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये जो भाग 4 है ये आपका चलता है आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक भाग 4 चलता है। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, अब इनके बारे में क्या है देखें, है क्या भाग 3 और भाग 4 में अंतर क्या है। जो भाग 3 है वो सरकार की मजबूरी है कि सरकार ना चाहते हुए भी भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों को लागू करती है। ठीक है, लेकिन भाग 4 क्या है, भाग 4 सरकार की इच्छा पर निर्भर करते हैं। यदि सरकार का मन होगा तो भाग 4 में लिखी गई बातें शामिल होंगी, और यदि सरकार का मन नहीं है तो भाग 4 की बातें शामिल नहीं होंगी। तो भाग 3 और भाग 4 में क्या अंतर है, भाग 3 सरकार की मजबूरी है कि सरकार ना चाहते हुए भी लागू करेगी, नहीं तो हम भाग 3 के लिए आपका क्या कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर देंगे। भाग 4 सरकार की इच्छा पर निर्भर है, सरकार का मन होगा तो दिए जाएंगे ये अधिकार, और सरकार का मन नहीं होगा तो आपको ये अधिकार नहीं दिए जाएंगे, आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में शिकायत नहीं कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं। तो भाग 4 राज्य की इच्छा पर निर्भर है। ठीक है, देखो अब भाग 4 के लिए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था KT शाह। KT शाह ने ऐसा कथन कहा था, KT शाह कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनका कथन था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा। KT शाह ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा। एग्जाम में प्रश्न आता है कि निम्न में से ये कथन किसका था, तो ये जो कथन है ये KT शाह का कथन था। ठीक है, मतलब क्या है देखें, यहाँ पर जो बैंक है, बैंक का मतलब सरकार से है, बैंक का मतलब क्या है भाई, सरकार। तो नीति निर्देशक तो एक ऐसा चेक है जो सरकार की इच्छा के अनुसार या सरकार की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा। मतलब यदि सरकार को लगेगा कि हमें देना चाहिए तो सरकार देगी, और यदि सरकार को नहीं लगेगा कि हमें नीति निर्देशक तत्व लागू करना है तो ये सरकार लागू नहीं करेगी। इस वजह से लिखा है कि बैंक की सुविधा, यहाँ पर बैंक से तात्पर्य किसके है, सरकार से है। सरकार का मन होगा तो लागू होंगे, सरकार का मन नहीं होगा तो लागू नहीं होंगे। यही कथन किसने कहा है, KT शाह का ये कथन है, किसके लिए, नीति निर्देशक तत्वों के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 36 से 51 तक है, और ये जो हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। क्लियर है कि नहीं। अब आते हैं आर्टिकल 36 में। देखें आर्टिकल 36 क्या कह रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 36 में क्या किया गया है, इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है और कहा गया कि राज्य शब्द से आशय उसी से है जो अनुच्छेद 12 में लिखा है, जो अनुच्छेद 12 में लिखा है। ठीक है, ये आर्टिकल 36 है। आर्टिकल 36 में राज्य शब्द की डेफिनेशन बताई गई है और कहा गया है कि राज्य शब्द से किस बात से है, जो अनुच्छेद 12 में या आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है। मतलब अगर आप पूछेंगे आर्टिकल 36 से कि भाई राज्य की परिभाषा क्या है, तो आर्टिकल 36 कहेगा कि मैं राज्य शब्द की परिभाषा बताता हूं, और राज्य शब्द से उसी जो आर्टिकल 12 में लिखा है। और आर्टिकल 12 में मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 12 में लिखा है, आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है, और राज्य शब्द से केंद्र सरकार या संसद, राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी, अर्थात राज्य शब्द के अंतर्गत पूरा भारत आ रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 की आप परिभाषा में आपको बता चुका हूं कि आर्टिकल 12 में लिखा है कि राज्य शब्द से केंद्र सरकार या संसद से है, राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल से है,
स्थानीय प्राधिकारी यानी लोकल अथॉरिटी, और अन्य प्राधिकारी यानी अदर अथॉरिटी से है, अर्थात राज्य शब्द के अंतर्गत पूरा भारत आ रहा है। क्लियर है कि नहीं? ये 36 आर्टिकल था। इसके बाद आता है आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 क्या कह रहा है? आर्टिकल 37 कहता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अर्थात यदि मान लो कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय, यदि देखो 37 ये कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब ये यदि लागू नहीं हो रहे नीति निर्देशक तत्व तो इसके लिए आप न्यायालय में शिकायत नहीं कर सकते। ऐसा कह रहा है ये कि न्यायालय इनको लागू नहीं कर पाएगा। ठीक है, मान लो नहीं लागू हो रहे, मान लो 36 से 51 यानी नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक चलते हैं? 36 से 51। तो 36 से 51 तक की बात यदि लागू नहीं हो रही है तो इसको लेकर के न्यायालय में ना चले जाना कि 37 में लिखा है आप देते नहीं, 38 में लिखा है आप देते नहीं है। ठीक है, मतलब ये आर्टिकल यदि लागू नहीं होते तो आप इनके लिए न्यायालय नहीं जा पाओगे, और न्यायालय जाओगे तो न्यायालय इनको लागू भी नहीं कर पाएगा। मतलब न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में इनकी शिकायत नहीं हो पाएगी या न्यायालय इनके को लागू नहीं कर पाएगा। ठीक है, जबकि हमने पढ़ा था कि जो मौलिक अधिकार हैं तो यदि 12 से 35 यानी मौलिक अधिकार की बात नहीं लागू होती थी तो आर्टिकल 32 कहता था आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे। लेकिन अगर ये लागू नहीं होते हैं तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे। कौन सा आर्टिकल ने मना कर दिया है? 37। जैसे आर्टिकल 43 में लिखा है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देंगे हम। आर्टिकल 43 में पढ़ाऊंगा तो आर्टिकल 43 में लिखा है कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, और मान लो सरकार नहीं दे रही है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। 42 में लिखा है आर्टिकल की प्रसूति सहायता यानी एम्बुलेंस सेवा देंगे हम। अब मान लो सरकार आपको एम्बुलेंस सेवा नहीं दे रही है तो आप ये नहीं कहोगे कि आपने 42 आर्टिकल में लिखा है कि हम एम्बुलेंस देंगे, आज एम्बुलेंस नहीं दे रहे हो। ठीक है, यदि सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आर्टिकल 42 तो पढ़ाए हो, क्या आर्टिकल 37 पढ़ा है? आर्टिकल 37 में लिखा है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ऐसा कह रहा है नीति निर्देशक तत्व का 37 आर्टिकल। ठीक है, 38 राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी व्यवस्था बनाएगा ताकि लोगों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय मिल सके। नंबर दूसरा, राज्य आय की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा। राज्य आय की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा। यह आपका 38 आर्टिकल है। देखें आर्टिकल 38 क्या कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी व्यवस्था बनाएगा ताकि लोगों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिल सके। तो पहला प्रश्न तो यही है, एग्जाम में प्रश्न आएगा कि निम्न में से सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख संविधान में कहाँ कहाँ पर किया गया है। तो याद रखिए जब संविधान की मैंने प्रस्तावना बताई थी तो संविधान की प्रस्तावना में भी मैंने कहा था सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय 3 प्रकार की। तो संविधान की प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी आर्टिकल 38 में भी ये शब्द लिखा हुआ है। प्रश्न आएगा कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का उल्लेख कहाँ कहाँ पर किया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में भी है और नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएस में भी ये बात लिखी हुई है। ठीक है, पहला आर्टिकल 38 क्या कह रहा है कि राज्य लोगों का कल्याण के लिए ऐसी व्यवस्था बनाएगा ताकि लोगों को समाज के रूप में न्याय मिल सके। ठीक है, दूसरा आर्थिक रूप में मतलब पैसे सरकार बांटेगा तो सबको बराबर बराबर दिए जाएंगे, और राजनीतिक मतलब हर एक व्यक्ति राजनीति में आ सकता है, राजनीतिक
ये आपका सब प्रकार की जस्टिस सरकार आपको देगा। तो राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए ऐसी व्यवस्था बनाएगा ताकि लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। ठीक है। दूसरा, राज्य आय की असमानता को दूर करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। देखें, आय की असमानता का मतलब क्या है? आय की असमानता का मतलब है कि किसी के पास आपका कम पैसा है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, तो सरकार इस असमानता को क्या करेगी, दूर करने का प्रयास करेगी। समझ में आ गई कि नहीं? लेकिन याद रखो, आय की असमानता को दूर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यदि ये नहीं हो पाया, मान लो आय की असमानता सरकार दूर कर रही है और नहीं हो पाया, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में शिकायत नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 37 मैंने पढ़ाया है कि नीति निर्देशक तत्व लागू ना हो तो इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा पाओगे। ठीक है। तो ये आपका कौन सा है? आर्टिकल 38 में ऐसा लिखा हुआ है। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। लोक कल्याण की वृद्धि के लिए ऐसी व्यवस्था बनाएंगे ताकि लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले। और दूसरा, आय की असमानता को दूर करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है। ये है आर्टिकल 38। ठीक है। आर्टिकल 38 के बाद आता है आर्टिकल आपका 39। देखें, आर्टिकल 39 में 5 से 6 बातें हैं। पहला 39, ठीक है। आर्टिकल 39 में 5-6 बातें हैं। पहली बात याद रखेंगे 39 का, राज्य स्त्री और पुरुष को, राज्य स्त्री एवं पुरुषों को रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराएगा। नंबर दूसरा, खा, भौतिक संसाधनों का वितरण, भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार से किया जाएगा कि सार्वजनिक हित का साधन उपलब्ध हो। बने। ठीक है। नंबर 3, धन का वितरण इस प्रकार से किया जाएगा कि किसी व्यक्ति के पास उसका अहितकारी संकेंद्रण ना हो। चौथी बात, समान कार्य के लिए समान वेतन। अगली बात, राज्य स्त्री और पुरुष को ऐसा रोजगार उपलब्ध कराएगी ताकि कार्य की अधिकता के कारण आप रोजगार ना छोड़ें। और ऐसे कार्यों में ना लगे जिनमें आपकी शक्ति ना हो। जिनमें आपकी शक्ति ना हो। और अंतिम बात,
राज्य बालकों की सुकुमार अवस्था का ध्यान रखेगा। राज्य बालकों की सुकुमार अवस्था का ध्यान रखेगा और उन्हें ऐसा माहौल उपलब्ध कराएगा जिनमें उनका विकास हो। दिख नहीं रही क्या ये? जिनमें उनका विकास हो, ये है आपका बातें। ठीक है, मतलब 39 की ये 6 बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, आर्टिकल 39 में 6 बातें। राज्य देखें बड़ा सरल सा है। ठीक है, मैं आपको देखें इसमें कठिन नहीं है, इनको कुछ चीज़ों को पकड़ना है हमें। ठीक है, इनकी कुछ चीज़ों को पकड़ना है। ठीक है, जैसे देखें राज्य स्त्री और पुरुष को रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराएगा या समान साधन देगा। मतलब आपका वैकेंसियां भी खोली जाएंगी तो उसमें स्त्री और पुरुषों को आपका क्या है, समान अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, रोजगार के समान साधन देंगे। दूसरा, यहाँ पर तो पहले ही बात समझ में आ गई होगी कि राज्य स्त्री और पुरुष को समान रोजगार के साधन देगा। दूसरा कहता है कि भौतिक संसाधनों का वितरण हम इस प्रकार से करेंगे कि सबका हित हो। भौतिक संसाधन क्या कहलाता है? सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए सारे के सारे साधन भौतिक संसाधन है। जैसे सरकार यदि नहर बनवाती है तो क्या एक व्यक्ति के लिए होती है? क्या सबके लिए होती है? भौतिक संसाधन है। ठीक है, सरकार पुल बनवाती है या सरकार सड़क बनवाती है तो क्या एक व्यक्ति के लिए होती है? क्या नहीं होती है। मतलब सरकार सरकार जो भौतिक संसाधन है ऐसा देगा कि उसमें सबका हित हो। समझ में आ गया? सड़क बनवाई जाती है, रेलवे बनवाए जाते हैं, तो ये सबके लिए है। ठीक है, तीसरी बात सरकार कहती है कि हम धन तो बांटेंगे, धन का वितरण इस प्रकार से करेंगे कि किसी व्यक्ति के पास उसका अहितकारी संकेंद्रण ना हो। अहितकारी संकेंद्रण का मतलब कि किसी व्यक्ति के पास इकट्ठा हो जाए और कोई व्यक्ति गरीब का गरीब बना रहे, उससे लोगों का अहित नहीं होगा। समझ में आ गया? धन हम देंगे, इस वजह से तुम लोगों ने देखा होगा कि सरकार यदि पैसे बांटते, जैसे लाडली बहना के पैसे आते तो सबको 1,000 दिए जाते। कैसा होता? क्या किसी को 1,000 दे, किसी को 1,500 दे दे, ऐसा नहीं होता। तो सरकार कहती है हम धन तो बांटेंगे, लेकिन धन ऐसा बांटेंगे कि किसी व्यक्ति के पास इकट्ठा ना हो जाए या कोई व्यक्ति गरीब का गरीब न रहा है, अहितकारी संकेंद्रण ना होगा किसी के पास। चौथा आपका यहाँ पर क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। जो एक समान कार्य करेंगे उनको एक समान हम वेतन देने का प्रयास करेंगे। ये चौथी बात है। ये एग्जाम में कई बार बात आई भी है कि समान कार्य का समान वेतन। कौन सा आर्टिकल है? तो 39 घ है ये। इसके बाद देखें सरकार यहाँ पर कह रही थी कि स्त्री और पुरुष को समान रोजगार देंगे, लेकिन यहाँ पर फिर बात दोहरा रहे हैं हम कि स्त्री पुरुष को रोजगार तो देंगे, लेकिन ऐसा रोजगार देंगे ताकि आप अधिकता के कारण रोजगार ना छोड़ो और ऐसे काम में ना लगो जिसमें आपकी शक्ति ना हो। मतलब सरकार मान लो कह रही है कि हम आपको रोजगार तो देंगे, ये पहली बात है। ठीक है, और यहाँ पर कह रही है कि रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार ऐसा नहीं देंगे कि आप भाग जाओ रोजगार को छोड़ के। जैसे एग्जाम्पल समझो, यहाँ से रीवा जाने का किराया 50 रुपये जाना, 50 आना, 100 रुपये। अब मान लो हमने कहा कि भाई आपको रीवा में रोजगार दिया जा रहा है और रीवा में आपको मैं एक दिन की मजदूरी 300 रुपये दूं, मतलब 100 रुपये तो जाना आने में खर्च हो गया, दिन भी पूरा खर्च हो गया और पैसे भी नहीं बच रहे हैं। तो आप ऐसा रोजगार करोगे? क्या नहीं करोगे। अब फिर ऐसा रोजगार नहीं करोगे और ऐसे काम में लग जाओगे जिसमें आपकी शक्ति ना हो। मान लो आप कुछ ऐसी चीज बेचने लगो जिसमें मान लो आप फिर नाराज होकर के किसी ऐसी कंपनी में काम करने लगो जिसमें आप बोझा उठाएं और ज़्यादा चीज़ें ना उठा पाएं, आप ज़्यादा सामान ना उठा पाएं और आपका क्या हो, या ऐसे काम करने लगो जिसमें आपकी शक्ति ना हो, कोई गांजा दारू की आप फैक्ट्री वैक्ट्री खोलने लगो या गांजा दारू आप बेचने लगो। तो अब सरकार कहती है कि हम ऐसा रोजगार नहीं देंगे कि ताकि तो छोड़ के भाग जाओ और ऐसे काम करो जिसमें आपकी शक्ति ना हो। ये अगली बात है। और ये कहता है कि देखो अब जैसे सरकार रोजगार देगी तो बालक भी तो होंगे उनके, मान लो जैसे शादीशुदा जोड़ा है, अब छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, तो सरकार कहती है रोजगार देंगे, हम रोजगार के साथ साथ बालकों का भी ध्यान रखेंगे और बालकों की जो सुकुमार अवस्था है, छोटेपन की अवस्था है, उसका भी ध्यान रखेंगे। इस वजह से तुम लोगों ने देखा होगा कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, जो सरकार गांव के पास रोजगार देती है, 150 दिनों का प्रधानमंत्री जो रोजगार दिया जाता है,
उसमें आप सरकार 150 दिन का रोजगार देने लगी है। उसमें सरकार गांव के 5 किलोमीटर के अंतर में आपको रोजगार देती है, और यदि 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी होती है तो सरकार आपको 10% अतिरिक्त भत्ता दे देती है। तो यही कह रही है कि हम बालकों का भी ध्यान रखेंगे, बालकों की सुकुमार अवस्था प्रभावित ना हो। ठीक है, ये इसीलिए दिया जाता है 5 किलोमीटर, घर से 5 किलोमीटर पर रोजगार, ताकि मान लो जैसे आप लड़के बच्चों को छोड़ के चले गए तो आप लौट के अपने लड़कों बच्चों को घर भी ले जाओ, स्कूल छोड़ के गए हो तो। ठीक है, तो कहती है सरकार कि हम रोजगार देंगे और साथ साथ बालकों का माहौल भी बनाए रहेंगे, बालकों की सुकुमार अवस्था का ध्यान रखेंगे और उन्हें ऐसा माहौल देंगे जिसमें उनका क्या हो सके, विकास हो सके। समझ में आई? तो इसमें हर लाइन अपने आप में कोडिंग बना के रखना है। जैसे पहला, स्त्री पुरुष को समान रोजगार देंगे, ये पहली कोडिंग, स्त्री पुरुष को रोजगार। दूसरी क्या है, भौतिक संसाधन, भौतिक संसाधन ऐसा बांटेंगे कि सबका हित हो, जैसे सड़क, पुलिया, ये सब बनाएंगे। ठीक है, तीसरी बात जो कहती है, धन ऐसा बांटेंगे कि किसी व्यक्ति के पास इकट्ठा ना हो जाए। चौथी बात क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। पांचवी बात पहले से जुड़ी हुई है कि ऐसा रोजगार देंगे ताकि रोजगार को छोड़ के ना भाग जाओ और ऐसे काम में ना लगो जिसमें आपकी शक्ति ना हो। और छठवीं बात, हम बालकों का भी ध्यान रखेंगे, यानी बालकों की सुकुमार अवस्था का भी क्या रखा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा। मतलब यदि कीवर्ड पकड़ लिए जाएं तो ये सारी बातें आराम से पकड़ में आ जाएंगी। स्त्री पुरुष को समान रोजगार देंगे, भौतिक संसाधन ऐसा बांटेंगे कि सबका हित हो, धन ऐसा बांटेंगे कि किसी व्यक्ति के पास अहितकारी संकेंद्र ना हो, समान कार्य के लिए समान वेतन, रोजगार तो देंगे लेकिन ऐसा माहौल देंगे ताकि आप रोजगार को छोड़ के ना भागो। और यहाँ पर क्या है, बालकों का भी हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ये 39 की लगते तो इतना बड़ा है लेकिन ये बहुत आसान है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब आर्टिकल 40 देखें। ठीक है, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 40 क्या कहता है, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन की बात करता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो हर दूसरे चौथे एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन, ये है गांधी जी का सपना जो आपका आर्टिकल 40 में रखा हुआ है। गांधी जी के अनुसार, गांधी जी कहते थे कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में निवास करती है। गांधी जी के अनुसार भारत की आत्मा गांव में निवास करती है और गांधी जी ग्राम स्वराज यानी गांव को आपका विकसित देखना चाहते थे और गांव को विकास करने के लिए उन्होंने किसकी अवधारणा के बारे में बात बताई थी, ग्राम पंचायतों की, भाई कि गाँव की पंचायतों को भी शक्ति देना चाहिए। तो इस वजह से हमने आर्टिकल 40 में गांधी जी का सपना यानी ग्राम पंचायतों के गठन की बात रखी हुई है। क्लियर है? तो ये थे आपके 36 से लेकर के 40 तक के आर्टिकल। ठीक है, आशा है कि आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।